आपने एमबीए के बारे में क्यों सोचा? मतलब क्यों एमबीए करना चाह रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे, अचानक से आईएम एमबीए, ठीक है। आपने जो एग्ज़ाम तैयारी करा, कैसे तैयारी करा? मतलब जॉब के साथ में कैसे मैनेज करा? क्या आपका स्ट्रेटजी रहा? ओवरऑल आपका दिन भर का रूटीन कैसा रहता था? कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? ओवरऑल आप अपने जर्नी को बताइए, जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, जो माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना दे रहे हैं, देख रहे हैं, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। आपने एमबीए के बारे में क्यों सोचा? मतलब क्यों एमबीए करना चाह रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे, अचानक से आईएम एमबीए। एक्चुअली मुझे सर काम तो मैंने कर लिया, तो मुझे बिजनेस समझ में आना चाहिए था। ये मानी बिजनेस होता कैसे, इसमें स्टेक होल्डर कमाते कैसे हैं, और ये लोग करना क्यों चाहते हैं, इतनी बिडिंग क्यों होती है, इतने लोग इतना पैसा लगाने, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना हाई करने के, जबकि एक माइनिंग एक हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये कोई स्टार्टअप तो है नहीं। आपको करोड़ों लोग लगाने के लिए, पैसे के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। ये धंधा समझना था, ये धंधा होता कैसे। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं माइनिंग के अंडर भी, सब बिजनेसेस ढेर सारे हैं। जब मैं आईआईएम में था तब एक सर आए थे, उन्होंने मेरे को समझाया था, मतलब वो क्लास लिए थे हम लोग को हेजिंग के ऊपर, जो एलएमई होता है ना, लंदन मेटल एक्सचेंज, उसके ऊपर। तो वो क्या करते थे, आपके जैसे हिंडाल्को हुआ, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये लोग बड़े ऑर्डर लेते हैं। छोटे छोटे एमएसएमई इन लोगों को ऑर्डर देंगे, वो लेंगे भी नहीं। आप अगर 50 टन, 100 टन, 200 टन बोलोगे, वो उनको फर्क नहीं पड़ता, आपको 6 महीने 8 महीने के वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। तो बहुत सारे ऐसे मिडिल प्लेयर हैं जो लोग उनसे बड़ा ऑर्डर लेते हैं और ये छोटे कंपनियों को बेचते हैं थोड़ा रेट बढ़ा के। ओके। आप डायरेक्ट जाओ हिंडाल्को के पास, आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसको बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उसके पास, चाहे वो इंडियन नेवी हो, रेलवे हो, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उसके पास। तो उसके बाद मेरे को समझ आया ये हेजिंग कैसे होता है, ये लंदन मेटल एक्सचेंज कैसे चलता है, इसका सेल्स रेट में कैसे लोग पैसा कमा लेते हैं इतना। ओके, तो सब बढ़िया चल रहा था आपका, जॉब भी सही सलामत था, एमबीए भी आप कर रहे थे। क्या ऐसा था जो आपको अंदर से मोटिवेट किया कि नहीं यार, अभी माइनिंग ऑफिसर बनना है, वैकेंसी है, क्रैक करना है? एक्चुअली सर, मेरी जो मिसेस है, उसके घर में सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके सब, कोई इनकम टैक्स में है, कोई आरटीओ है, कोई क्या है, तो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, उसको भी ऑकवर्ड लगता था, वो चाहती थी दिल से कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ। तो मेन अच्छा, मोटिवेशन मेरी मिसेस ही है, वो चाहती कि मेरा हस्बैंड कभी ना कभी कोई गवर्नमेंट जॉब करे। चलिए बढ़िया है। आप, हाँ, तो वाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है शायद, स्पेशली इस नहीं एज में, डेफिनेटली मैं जिस वाइफ का, एज में हूँ। फैमिली का, कि आदमी जहाँ पास आउट होने के बाद 2-3 साल 4 साल हो जाता है, 2-3 साल क्या, पास आउट होते साथ में प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है कि खाली बैठा है। प्राइवेट जॉब को तो लोग जॉब मानते ही नहीं है, कि मतलब ठीक है काम चल रहा वाला है। तो उसमें जी 12 से पास आउट होने के बाद में 13 साल बिताने के बाद में घर का, फैमिली का, वाइफ का क्या सपोर्ट रहा होगा पढ़ाई के दौरान? ऐसा भी नहीं कि एग्ज़ाम ऐसा है कि थोड़ा सा पढ़ के निकाल लिए होंगे, थोड़ा सा पढ़ के हो सकता है कि जो फाइनल ईयर का बच्चा है वो निकाल ले, बट 13 साल पढ़ाई से छूटने के बाद, 13 साल माइनिंग छूटने के बाद में हल्के में तो नहीं निकला होगा। और उस हार्ड वर्क डेडिकेशन के लिए फैमिली का पूरा पूरा सपोर्ट, मोरल सपोर्ट और भी कई तरह के सपोर्ट उनकी तरफ से मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके राजा राम बन पाता है, राजा राम एमओ जैसे एग्जाम क्लियर कर पाता है। तो नो डाउट आपके फैमिली का सपोर्ट, आपके वाइफ का सपोर्ट मुझे समझ में आता है किस लेवल का उन्होंने आपको आपके प्रिपरेशन के दौरान सहयोग करा होगा। और ये एग्ज़ाम 23 में इसका मुझे लगता है वैकेंसी जारी किया था, 24 में एग्ज़ाम और 25 में जाकर रिजल्ट आया, मतलब 2 से ढाई साल का एक लंबा सफ़र इस एग्ज़ाम के लिए भी आपने, या वेट जो है, हाँ, मतलब डेफिनेटली। फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ये सब। ये अप्रैल, सॉरी मई में अच्छा। सर इंटरव्यू हुआ ओके। मेरा, मई 21 को। अगस्त 11 को ओके एग्जाम दिया ओके था मैंने ओके। रिटर्न। तो मई 29, सॉरी अप्रैल 29 को उसका ओके, रिटर्न का रिजल्ट निकला था। बहुत तो लंबा। बहुत लंबा टाइम है ये, मतलब इतना टाइम तक आप, मतलब आदमी छोड़ देता है, मतलब स्टेट के सारे कंसंट्रेट नहीं कर एग्जाम का यही पाता है। हाल है। छत्तीसगढ़ में भी एक माइनिंग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ रखा है, 2021 में आया था, अभी 2025 चल रहा है, 4 साल हो चुका है उसको, जी। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। शायद अभी हाँ। सितंबर में उन्होंने एग्ज़ाम ले लेना है, नोटिफिकेशन आया, वो एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जो भी एक लेटर जारी करा जिसमें बताया कि सितंबर में एग्ज़ाम। 4 साल का टाइम हो चुका, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ उसका। कोर्ट में पता नहीं, स्टेट का कई सारे दिक्कत है यार, ठीक है। आपने जो एग्ज़ाम तैयारी करा,
कैसे तैयारी करा, मतलब जॉब के साथ में कैसे मैनेज करा, क्या आपका स्ट्रेटजी रहा, ओवरऑल आपका दिन भर का रूटीन कैसा रहता था, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, ओवरऑल आप अपने जर्नी को बताइए, जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, जो माइनिंग इंस्पेक्टर माइनिंग ऑफिसर एग्जाम क्लियर करने का सपना दे रहे हैं, देख रहे हैं, आप प्लीज शेयर कीजिए। सर कम से कम हर डे आप 5 से 4-5 घंटा कंसंट्रेट होके पढ़िए। 4-5 घंटा ज़्यादा ना मत पढ़िए, 4-5 घंटा कम से कम फुल कंसंट्रेशन में पढ़िए जो पढ़ रहे हैं। अगर याद नहीं आ रहा तो रिपीटेड करते रहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुआ तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा आप फॉर्मूला रट्टे में जाएंगे, सब भूल जाएंगे। एग्जाम में कितना आदमी डर जाता है, मैं खुद जानता हूँ, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे एग्जाम देने के टाइम में। ओके, कैसे पढ़ा फिर आपने? ठीक है, आप फोकस कर रहे थे, रिसोर्स कौन से यूटिलाइज करा, कहाँ से पढ़ा, वो रिसोर्स को यूटिलाइज करने का आपका कैसा प्लानिंग रहा? एक्चुअली एक तो सर मैं एमबीए कर रहा था तो मेरे पास इकोनॉमिक्स का अच्छा नॉलेज था, जो पेपर वन में भी एक पार्ट था। 20% इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा था। माइंस इकोनॉमी एमबीए के सामने कुछ नहीं है, तो वो इजीली मेरे को याद है सब कुछ। और बाकी जो कॉन्सेप्ट मेरे को माइनिंग ज्ञान बहुत हेल्प किया, जैसे सर्वे हो गया, वेंटिलेशन का आपका काफ़ी सारा वीडियो था, वो मैंने देखा था, तो उसमें मेरा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ। और मैं चाहता था कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं याद तो रख नहीं पाऊंगा फॉर्मूला सब। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कुछ भी क्वेश्चन है मैं कर लूंगा। और जब एग्जाम देने जा रहा था सर, मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि जो पहले इजी इजी हो, पूरा इजी हो, वो ओके। मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। धीरे धीरे हो गया कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि जितना हार्ड भी क्वेश्चन करोगे उसमें भी 2 मार्क मिलेगा, इजी क्वेश्चन करोगे उसमें भी 2 मार्क मिलेगा। और आप पहले से सोच लोगे कि मुझे 150 क्वेश्चन करना है 3 घंटे में, सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि आप 30 सेकंड 40 सेकंड में पहले कितने क्वेश्चन कर सकते हो, वैसा वाला। फिर आप थोड़ा थोड़ा हार्ड में जाएंगे, पहले हार्ड कर लेंगे, शायद आपसे ना हो तो आप घबरा जाएंगे एग्जाम में। तो मैंने 20 से स्टार्ट किया, ढूंढता रहा, इजी इजी क्वेश्चन करता गया, और करते करते मैंने 110 112 15 कर ओके, लिए थे। क्या लगता है कोचिंग में जो हमने रिसोर्स प्रोवाइड करा था, वो माइनिंग ऑफिसर माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जाम को क्रैक करने के लिए या उसके लिए जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए काफ़ी है, कि और भी आपको कई सारे बुक खंगालने पड़ेंगे? पेपर टू के लिए मोर देन एनफ है सर। ये जो आपका माइनिंग का है वो मोर देन एनफ है। पेपर वन का भी जो दिए थे ठीक है, पर आपको थोड़ा बहुत बाहर से भी पढ़ना पड़ेगा। जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब है, ये थोड़ा बाहर से भी मेहनत करना पड़ेगा, पर माइनिंग रिलेटेड पूरा बेस्ट है ये। ओके, तो पेपर कैसा था आपके ओपिनियन में? वैसे पेपर का तो एक टफ आसान में कहीं ना कहीं होता है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है तो पेपर आसान लगता है, तैयारी कुछ खास नहीं है तो पेपर टफ लगता है। आपके हिसाब से कैसा था, मतलब मेरे लिए तो जो हार्ड था सर। ओपीएससी? 150 में अगर 120-25 आपका न्यूमेरिकल आए और वो 3 घंटे का एग्जाम हो, तो ये करना मुश्किल है। आए ना आए वो दूसरी बात है, पर करोगे कैसे इतने सारे क्वेश्चन? गेट में 3 घंटा में 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन रहता है। आप ये 3 घंटे में 120 न्यूमेरिकल डाल दोगे, तो वो करना आ रहेगा तब भी छोड़ दोगे आप, टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम टेकिंग होता है, हाँ, टाइम लगता है, कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा ही और सारे आपका। 120 मैनुअल है, क्वेश्चन कुछ अगर आप कैलकुलेटर बता रहे अलाउ हैं। नहीं है आपको। अच्छा, तो ऐसे भी तो रहे होंगे जो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व ही ना हो रहा हो। हाँ, वैसे मैंने छोड़ दिया, मैंने क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया। मैं जानता था अच्छा, ये टाइम लगेगा तो ठीक है, करना ही मतलब नहीं। एक्चुअली छोड़ना आना ठीक चाहिए। है। ये सब एग्जाम में सर, अब कितना हाँ। छोड़ सकते हो वो आना चाहिए कि किसको छोड़ना है। हम्म। आ तो सब रहा है आपको, पर ठीक। छोड़ना किसको है? अगर आपने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगा दिए तो आप तो जो आता होगा वो भी छोड़ के जाएंगे। अच्छा, ठीक बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं 100 में से अगर 120 आप न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं तो कैलकुलेशन में ही आपका मैक्सिमम टाइम निकल जाना है 120। फिजिबल ही नहीं कि आदमी कोई, हाँ, आंसर रटा हुआ है तो बात अलग है कि गेट के क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए या किसी दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए, जो आपने पढ़ रखा है आंसर याद है तो बात अलग है। कैलकुलेशन करके तो 120, यार एसएससी बैंकिंग वाले जो एग्जाम देते हैं उनको इतना लोड ना रहता है, तो हम माइनिंग वाले कितना वो कर पाएंगे? वो ठीक इम्पॉसिबल है। है। हाँ, इंटरव्यू कैसा था आपका? इंटरव्यू में इंटरव्यू अच्छा गया था सर। मैं सीमेंट इंडस्ट्री से था, तो मेरे को सीमेंट केमिस्ट्री पूछे थे। फिर माइनिंग ऑक्शन के बारे में पूछे थे, ये ऑक्शन कैसे होता है, बिडिंग बिडिंग ये सब मैंने बता दिया था। एक्चुअली मैं जो फील्ड में था, तो मैं वो फीमी, उसके बाद स्टार रेटिंग ये सब काम करता था ऑफिस में, तो मेरे को नॉलेज था एमसीडीआर इस सब का।
तो मैंने उनको बताया, वो काफ़ी कन्विंस थे। फिर मेरे को पूछे कि ये एमबीए काम कैसे आएगा, तो मैंने उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझाया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही सारे धंधा बैठा है, सब लोग पैसे के लिए ही बैठे हैं। जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट नहीं होगा, वो कभी नहीं पैसा लगाएगा। तो मैंने उनको ये सब चीज़ें, उनको एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए। जैसे आपका अभी अमेंडमेंट हुआ है 2023 में एमएमडीआर में, उसमें जो स्पेशल कैटेगरी मिनरल था उस कॉन्सेप्ट को हटा दिया, क्योंकि वो जो सेक्शन सी होता है ना सर, सेक्शन सी में जो मिनरल होते हैं उसमें जो मिनरल नहीं होते उसको डायरेक्ट 12% का रॉयल्टी लग जाता है। जैसे लिथियम, नोएबियम, ये सब में डायरेक्ट तो कोई आया नहीं बिडिंग के लिए। अभी वो कॉन्सेप्ट हटा दिया है, अभी वो 3% है। तो अभी काफी सारे बिल्डर्स हैं, और आपका बॉर्डर तो ब्लीड कर रहा है, आपको हर हालत में रेयर अर्थ चाहिए अभी। तो ये ओके सब चीजें उनको समझाया मैंने कि क्यों ये सब चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों इम्पोर्टेंट है, कैश बर्निंग कितना होता है। ओके ओके। तो बेसिकली आपका जो स्ट्रेंथ था उसी जोन में आपका इंटरव्यू चला गया। वैसे इंटरव्यू का स्मार्ट वर्क भी वही होता है कि आप इंटरव्यूअर को कोशिश करो, आपका जो स्ट्रेंथ है उस डायरेक्शन में उसको लेके जाओ। ओवरऑल आप क्या बोलना चाहेंगे कि अभी जो एमआई का एग्ज़ाम हुआ है एमपीपीएससी का, उनका इंटरव्यू बाकी है, और भी जिस भी स्टेट में एमआई या एमओ का एग्ज़ाम होता है उसका इंटरव्यू होता ही होता है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ओवरऑल इंटरव्यू के लिए किन किन टॉपिक को पढ़े, किन किन सब्जेक्ट को पढ़े, किन बातों का वो ध्यान में रखे? ये सर एक रॉक मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं अगर कोई प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी के, तो रॉक मैकेनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आप जिस स्टेट के दे रहे हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मिनरल मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप जिस फील्ड में हो वो रॉयल्टी किस किस टाइप का आपका देते हो, क्या क्या पे करते हो, वो सब आपको पता होना चाहिए। रॉयल्टी क्या क्या आप दे रहे हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप क्या क्या रॉयल्टी दे रहे हो। और जो फील्ड स्ट्रॉन्ग है आपको उसको ज़्यादा पिच कीजिए। अगर वो पूछते हैं कि क्या आता है, तो जो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग लगे, जो जो भी चीज़ आपको आता है, जो भी आता है, तो उसको पिच कीजिए कि भाई मेरे को ये आता है। एक चैप्टर, एक पेपर तो आप ऐसा रखो कि वो चाहे माइन वेंटिलेशन हो, माइन एनवायरमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी पेपर हो जिसमें आप पूरा स्ट्रांग हो, कुछ भी पूछे तो कहीं से भी पूछे आप बता सकते हो। तो एक पेपर वहीं से रखो। बाकी तो आपको कहाँ से कौन सा मिनरल मिलता है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या मिनरल मिलता है। ओके ओके। तो बेसिकली मिनरल का जानकारी इसलिए कि आपको अल्टीमेटली काम वही करना है, जी। फील्ड में काम करना है, और ऐसे में आपको ओवरऑल आपके आसपास सराउंडिंग में कौन कौन से मिनरल्स है, कितना रॉयल्टी लग रहा है, क्या उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है, उसका ओवरऑल आपको जानकारी हो, आपके काम का जानकारी हो। रॉक मैकेनिक्स का आपने बताया प्रोफेसर कहीं का है। ठीक है राजा राम जी, आपका ओवरऑल इंटरव्यू मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं, कि जो असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं अपने जॉब से थोड़ा उब चुके हैं, हम्म। जिनको नहीं चाहिए कि पीएसयू के अंदर मैं जॉब करूं, उनको चाहिए कि भाई ठीक है स्टेट का जॉब है लेकिन माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग ऑफिसर का जॉब है, रुतबे वाला जॉब है। जॉब में रहते हुए भी लोग इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प आपके इंटरव्यू से मिलेगा, इंस्पिरेशन आपसे मिलेगा कि पास आउट होने के 13 साल बाद प्राइवेट में जॉब करते हुए, घर परिवार के दबाव के बाद भी, इस स्टेज में जहाँ पे आपका मुझे लगता है माइनिंग का नॉलेज जीरो हो चुका रहा होगा। हाँ हो सकता है कि आपका नो डाउट एमबीए का नॉलेज कुछ हद तक काम आया, आपका फील्ड का नॉलेज कुछ हद तक काम आया, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो आपका वैनिश हो गया था उसके बाद भी आपने यह एग्ज़ाम क्रैक करा। तो आप इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है उन सबके लिए जो अभी फाइनल ईयर में हैं या जस्ट पास आउट हुए हैं, और माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग ऑफिसर एग्जाम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आंक के चलते हैं कि ये तो हमसे ना हो पाएगा, बहुत टफ एग्जाम है। एक बड़ा और एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कि भाई स्टेट का एग्जाम में करप्शन होगा, पहले से पोस्ट निकल चुके रहेंगे, 40 पोस्ट है 20 तो ऐसे चला जाएगा, कई तरह के परसेप्शन है। उन सबको आपके इंटरव्यू से, आपके प्रिपरेशन से काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपसे काफ़ी हेल्प मिलेगा। एट सर लास्ट सर एक मैं और आपके बता तरफ देता से। हूँ, ये जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं दे सकते, आप अपना नाम नहीं बता सकते। जो इंटरव्यू होगा वो आपको नाम भी नहीं पूछेगा, अच्छा कुछ नहीं बता सकते। सिर्फ आपका एक नंबर होगा, उसमें एक बायोडाटा फॉर्म होगा, उसमें आप लिखे होंगे, वो पढ़ेगा और उससे पूछेगा। ना आपको नाम पूछेगा, ना आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे उसको, बस आप कुछ रिकॉर्डिंग चीज़ें होता है। कॉन्फिडेंशियल होता है। ओके ओके। चीज़ें पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब जो एक पॉसिबिलिटी भी लोग बताते हैं
तो एक ये भी होता है कि बच्चा जो पास हो गया अब उसको कहीं ना कहीं से डीमोटिवेट करना है, या जो नहीं हुआ उसको अपना गिल्ट निकालना है, तो क्या बोला ये साला इतना पढ़ा था मैंने, सर इतना और अच्छा एक लिया, चीज बताना, अगर मैं कर पोस्ट लिख सकता गया। हूँ ना तो दुनिया का कोई भी कर सकता हम्म। है। मैं कोई डेफिनेटली। बहुत टैलेंटेड आदमी नहीं हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। एट लास्ट राजा राम, आपसे मैं उन सारे एस्पेरेंट के लिए फाइनल मैसेज चाहूँगा, टिप्स चाहूँगा, किन बातों का वो ध्यान में रखे अपने प्रिपरेशन के दौरान, कैसे तैयारी करे, ओवरऑल आप एक गाइडलाइन या रोड मैप उन सारे एस्पेरेंट को बताइए जो सी जी एम आई, एम पी एम आई या फिर बिहार एम डी ओ का तैयारी कर रहा है। एक तो सर अपना इच्छा को कभी खत्म मत कीजिए। कुछ भी हो, आदमी में बहुत बुरा टाइम आता है। आप कभी हरास मत होइए ये सबसे कि दुनिया खत्म है। आप कभी इच्छा को मरने मत देना, और उम्मीद को कभी खत्म मत रखना। आप बहुत कुछ कर सकते हो, शायद आपको खुद नहीं पता है। फोकस बनाए रखना। ओके। ओके। ठीक है राजाराम, थैंक यू सो मच आज माइनिंग ज्ञान में आने के लिए। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच माइनिंग ज्ञान का हिस्सा बनने के लिए, माइनिंग ज्ञान का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच राजाराम। आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, और फिर एमओ है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कभी हमारा उड़ीसा में पोस्टिंग हो गया, एमसिल में पोस्टिंग हो गया, तो आपसे कभी भेंट करने का हमको मौका मिला। तो ठीक है राजाराम जी, मिलते हैं कभी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।